हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर ले। आज हम लोग चैप्टर 4 मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि मुग़ल साम्राज्य हमें क्या बताती है। तो सबसे पहले हमारा आता है मुग़ल काल भारत क्यों आया। तो मुग़लों में सबसे पहले बाबर भारत आया। दरअसल बाबर फरगना का शासक था। बाबर के पिता की मृत्यु के बाद फरगना का इसका उत्तराधिकारी छीन लिया गया। फरगना का शासन छीन जाने के बाद बाबर ने काबुल में शरण ले ली। काबुल आने के कारण बाबर भारत के काफ़ी निकट आ गया था तथा उसने भारत की संपन्नता के बारे में काफ़ी चर्चा सुनी थी। इसी कारण बाबर भारत की ओर आकर्षित हुआ। इस दौरान बाबर ने अपने राज्य फरगना को पुनः प्राप्त करने की बहुत कोशिश की किंतु असफल रहा। अतः फरगना पुनः प्राप्त न करने की विवशता तथा भारत की संपन्नता से प्रभावित होकर बाबर ने भारत की ओर अपना रुख किया तथा भारत में मुग़ल वंश की नींव रखी। उसके बाद आता है भारत में मुग़लों का आगमन। तो भारत में मुग़लों का आगमन कैसे हुआ। तो भारत में मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर ने 1520 से लेकर 1524 तक भारत पर 4 बार आक्रमण किया था। 1524 में 5वें आक्रमण से उसे सफलता मिली। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में हुई विजय के साथ बाबर ने भारत में मुग़ल साम्राज्य का बीजारोपण कर दिया। मुग़ल साम्राज्य 1526 में शुरू हुआ और 19वीं शताब्दी के मध्य में समाप्त हुआ। मुग़ल काल का पहला शासक बाबर। मुग़ल काल का अंतिम शासक बहादुर शाह जफ़र द्वितीय, जो कि सितंबर 1857 तक अपना शासन किया था। और पानीपत का युद्ध जब हुआ था तो पानीपत का युद्ध जो बाबर और इब्राहिम के लोदी हुआ था, लेकिन बाबर के हाथों इब्राहिम लोदी मर गया था। तो तभी बाबर का क्या हुआ था, विजय की प्राप्ति हुई थी। फिर आते हैं 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलीबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। 16वीं शताब्दी में जो युद्ध हुआ था उसमें तोप और गोलीबारी की पहली बार इस्तेमाल की गई थी। उससे पहले गोली और तोप नहीं इस्तेमाल किया जाता था। फिर बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया था। फिर आता है मुग़ल सम्राट। तो प्रमुख अभियान और घटनाओं के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बाबर है जो 1526 से 1530 तक शासन किया था। तो 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया। 1527 में खानुआ में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुग़ल नियंत्रण स्थापित किया। तो बाबर ने जो भी 1526 से 1530 के बीच में कार्य किया था उसके बारे में हम लोग जान गए। तो अब आइए अब हम लोग हुमायूं के बारे में जानते हैं, जो कि 1530 से 1540 एवं 1555 से 1556 तक में शासन जो किया था उसमें क्या क्या हुए थे। तो हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्ज़ा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंद्वियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। इन पराजयों ने उन्हें ईरान की ओर भागने को बाध्य कर दिया। जब शेर खां जब 1539 में चौसा के युद्ध में हराया था और 1540 में कन्नौज में हराया, तो वो शर्म से अब जो है ना मतलब ईरान की तरफ भागने के लिए बाध्य हो रहे थे। तो वो ईरान की तरफ भागना चाह रहे थे। फिर ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। जब हुमायूं ईरान गए तो ईरान में एक सफाविद शाह की शासक से उन्होंने मदद लिया और फिर 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। लेकिन कब्जा होने के बाद जो है वो किसी दुर्घटनावश उनकी मृत्यु हो गई। तो उनका शासन का कार्यकाल 1556 तक ही रहा। आइए अब हम लोग जानते हैं अकबर के बारे में। तो अकबर का शासन काल जो है 1556 से 1605 तक रहा है। तो 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता था। 1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्ज़ा हाकिम और उज़्बेका के विद्रोहों को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में
रणथंभौर पर कब्जा कर लिया गया। 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए, जिन्हें 1579 से 80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। 1585 और 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चला गया। सफ़ाविदों को हराकर गांधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बराड़ खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोहों के कारण लड़खड़ाई, तो यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। जहांगीर का नाम जो है ना तो सलीम था, तो वो जब सम्राट बन गया तो उसका नाम जहांगीर हो गया। फिर आते हैं जहांगीर के बारे में, जो कि 1605 से 1627 तक शासन किया था। तो जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए, जो असफल रहे। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को जो है हाशिए पर धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो प्रयास असफल रहा। उसके बाद हम लोग शाहजहां के बारे में जानते हैं, जो 1627 से 1658 तक शासन किया था। तो दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ, जिसमें जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ, जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सफ़ाविदों के हाथ में चलाया गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर में की सेनाओं को सुलह के लिए निवेदन किया। अब आता है 1657 से 58 में क्या हुआ था। तो 1657 से 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दार सिकोड़ समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। तो अब हम लोग आगे देखेंगे औरंगजेब के बारे में। तो चलिए देखते हैं औरंगजेब, जो कि 1658 से 1707 तक शासन किया था। 1653 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम के यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवा के राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकारी के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैदखाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः यह सफ़ाविद ईरान भाग गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि अकबर के विरुद्ध के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपनी राज्य में मिला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों, जो छापमार पद्धति का उपयोग कर रहे थे, विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों
उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोहों का सामना करना पड़ा। उनकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए युद्ध शुरू हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि मुगल कौन थे। मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खां के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, क्योंकि उनके इस महान पूर्वज को 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 ने जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मुगलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल में पहुंचा। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। तो इस प्रकार से दिल्ली और आगरा अभी एक है। तो उसके बाद हम लोग आगे जानते हैं उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। तो मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकारी में वे मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा की अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। मनसबदार और जागीरदार। तो विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तराधित्व निर्धारित किए जाते थे। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। तो हम लोग मनसबदार और जागीरदार में भी अंतर समझ गए। परंतु मनसबदार अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उसके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। अब जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। तो वो क्वेश्चन है, मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और ज़मींदार के बीच क्या अंतर है। तो जागीरदार के पास न्यायिक और पुलिस दायित्व के एवज में भूमि अवाटनों का अधिकार होता था, जबकि ज़मींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। तो मतलब ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो उसका आंसर यही है। तो आगे देखते हैं अकबर की नीतियाँ क्या थी। तो प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अफकरनामा विशेष कर आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था, जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। उसके बाद 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य। 17वीं शताब्दी के बाद मुगल साम्राज्य कैसा था। तो मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे धनी देश बताया, परंतु यही यात्री इसे प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5 से 6% की है, जो साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उसके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। अब आता है मतान्ता। मतलब मतान्ता क्या है? ऐसी व्यवस्था या कथन जिसे अधिकारपूर्ण कहकर यह आशा किया जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाएगा, उसे मतान्ता कहते थे। तो अब इस प्रकार से हमारा चैप्टर 4 मुगल साम्राज्य भी समाप्त होता है। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा नोट्स अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोगों को मेरा नोट्स अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।